मटेरियल पे अपडेटेड है ऑलरेडी, है ना। तो फोकस करते हैं, पढ़ते चलते हैं साथ के साथ। सबसे पहला तो मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये तो एक ऐसी डेफिनेशन है जो विवांश को भी याद है ना। गेटिंग थिंग डन विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसके अलावा हम और भी कह सकते हैं, है ना, कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस एमिंग टू कंप्लीट विद द गोल्स। इफेक्टिव और एफिशिएंसी, इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चा बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाता है कि एफिशिएंट क्या और इफेक्टिव क्या है। तो इफेक्टिव में आता है सी, तो सी से आ गया हमारा सॉरी इफेक्टिव में आता है टी, तो टी से बनता है फिनिशिंग द गिवन टास्क इन द गिवन टाइम। और एफिशिएंसी का आता है सी, तो वहां से हम कहते हैं कि टास्क सही से हो जाए और मिनिमम कॉस्ट पे, प्रोडक्टिविटी के साथ, बिल्कुल सही। इसके बाद आते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, परवेसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है ना। मल्टी डायमेंशनल में 3 होते हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, डायनेमिक फंक्शन होता है और इंटेंजिबल फोर्स होता है। रीजंस हमें पता होने चाहिए। गोल ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि सारा का सारा ग्रुप एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहा है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ऑल परवेसिव इसलिए है क्योंकि चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, स्मॉल हो बिग हो, हर जगह एम्प्लॉय होगा। मल्टी डायमेंशनल में हम कंपेयर करते हैं हमारे पास काम क्या है करने को, हमारे पास लोग कितने हैं उस काम को करने को, और कम है कि ज्यादा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ड्यू टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उनको अडेप्ट करने के लिए मैनेजमेंट बनाया गया। हाँ कर सकते हैं, साउंड है। और मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स होता है, विधि के ज्ञान की तरह दिखता नहीं है पर है, प्रेजेंस फील। हाँ, तो रोस्टिंग वोस्टिंग ऐसे फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो संजय ये क्या बोल दिया संजय, ये क्या बोल दिया। चलिए तो आगे आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम सोप के नाम से याद रखते हैं। सोप का मतलब हमारा साबुन, एस से सोशल, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल, पी से पर्सनल। कोई बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है, हंसी मजाक में लोग ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन किसी मोटिव से बनाई गई है, तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 ही एंड रिजल्ट है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब बाजार में बने रहना, मार्केट स्टैंडिंग होना, इतना कमा लो कि खर्चे निकल जाए, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू हो जाए, एक्सपेंसेस। हाँ, और उसके बाद आया फिर प्रॉफिट, कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, है ना, कॉस्ट हो कम और कमाई हो ज्यादा। और फिर जब हम इसको स्टेबल कर लेते तो फिर आते हैं हम ग्रोथ पे। और ग्रोथ ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रॉफिट में देखते हैं, ग्रोथ सेल्स वॉल्यूम में भी हो सकती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में भी हो सकती है ना, ब्रांच लोकेशंस में भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम अब जो 12th की मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज हम पढ़ रहे हैं, ये हम कंपनी पे पढ़ रहे हैं, तो कंपनी का सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ भी रिश्ता है। देयर इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वहां से उनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ जाते हैं। ये नॉन बिजनेस सोशल ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि हैंडीकैप्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पेट्रोल पंप पर, है ना, प्लास्टिक का यूज कम कर रहे हैं, पेपर बैग ज्यादा यूज करवा रहे हैं, है ना, पॉल्यूशन फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का माल कम रेट पर अवेलेबल करा रहे हैं। जिन सोसाइटी से हमने रिसोर्सेज लिए हैं उन सोसाइटी को ही हम हमारी तरफ से कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे यहाँ पे काम करने आता है हमारा पर्सनल, है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये तो पर्सनल है, ये पर्सनल है ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देना, इंक्रीमेंट देना, प्रमोशंस देना, इंसेंटिव्स देना, ये सब हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाए। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स को मर्ज कर ले तो वहां से इंपॉर्टेंस आ जाती है। इंपॉर्टेंस इज द सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में हम पहला कैरेक्टर से लिया है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को बना दिया, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप को। जब भी इंपॉर्टेंस बतानी हो तो हेल्प, फैसिलिटेट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है,
जरूरी क्यों है, जरूरत क्या है, वाई देयर इज अ नीड, तो मदद करता है, असिस्ट करता है, फैसिलिटी करता है, वहां से ये वर्ड्स आ सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। निशान तनवानी कह रहा है सॉरी सर फॉर नॉट कमिंग, सो गया था तो अब तो जाग गया, अब पढ़ाई कर ले। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस से यहां से आपको ध्यान रखना है, ये 3 वर्ड में आ सकता है, फंक्शन, एलिमेंट एंड प्रोसेस। एलिमेंट भी यही है, प्रोसेस भी यही है और फंक्शन भी यही है। बच्चा केस स्टडी में कंफ्यूज हो जाता है, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट वो कोऑर्डिनेशन लिख के आ रहा है भाई, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। एलिमेंट का मतलब पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो आपके चैप्टर्स के नाम भी है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे आए तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमें 3 चीजों से कंपेयर करना है, आर्ट से कंपेयर करना है, साइंस से कंपेयर करना है और प्रोफेशन से कंपेयर करना है। तो सबसे पहला कंपैरिजन हम आर्ट से करते हैं। तो आर्ट जो है वो एक थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें हम प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिविटी यूज करते हैं हमारी स्किल्स के साथ। तो यहां पर पहला आया एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो यहां पर आप देख रहे हैं टिक का ऑप्शन मार्क्ड है, ये रहा टिक हो रखा है, यानी कि थ्योरेटिकल बॉडी मैनेजमेंट में भी होती है, आप भी थ्योरी पढ़ रहे हो, आर्ट्स में भी थ्योरी होती है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि जो आपने थ्योरी पढ़ा है आप उसको कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना जानते हैं, तो वहां से बना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। यही चीज मैनेजमेंट में भी होती है, जो आपको अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम, वही आप आगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एम्प्लॉय करेंगे। और लास्ट इज द बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो आर्ट के अंदर जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस से ही आगे आता है, और मैनेजमेंट में भी यही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना क्रिएटिव करोगे, उतना आगे आप निकल के आओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ फुल्ली आर्ट, क्योंकि वो सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस पे, तो मैनेजमेंट एज अ साइंस में हम कहते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि किसी फैक्ट, फाइंड और इवेंट्स के ऊपर थ्योरेटिकली बेस्ड होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ। तो मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी है, हम भी सिस्टम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आगे और अच्छा मैनेजमेंट पढ़ेंगे आगे। अच्छा, साइंस में सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ह्यूमन बीइंग्स पे बेस्ड है, और ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर ऐसा है कि हर इंसान अलग, तो ये पॉइंट जो है ये हाफली मैच होता है, हाफ मैच नहीं होता। एक्सपेरिमेंट तो हुए हैं हमारे भी, पर हमारे एक्सपेरिमेंट किस पे, ह्यूमन बीइंग्स पे है एज अ मैनेजमेंट। और तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो भैया साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। अमेरिका के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, है ना। यहां पर 9 रुपए के प्याज के लिए लड़ाई हो सकती है, वहां नहीं हो सकती। वर्किंग पे डिपेंड करता है, कल्चर पे डिपेंड करता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है, जो कि हमारे सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये जगह जगह पे बदलते हैं, है ना। अमेरिका में कैमरा की जरूरत है, हमारे यहाँ पड़ोसी है तो हमें कैमरा की जरूरत नहीं है, वही बता देंगी दाई अम्मा हमारी, कल तो कोई आया था तुम्हारे यहाँ पर, तो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। अब इसके लिए जो एक बहुत सही मेरे को एक्यूरेट आंसर जो मिलता है, बहुत सी बार 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क में पूछ लेते हैं, मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस, इलैबोरेट या एक्सप्लेन, तो वहां पर आप ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, तो यहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम है वो एक्यूरेट प्रेडिक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो मैनेजमेंट साइंस तो है, पर इस वजह से आधी अधूरी साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, या फिर सोशल साइंस है। इस तरीके से भी सवाल आ सकता है, व्हाई मैनेजमेंट इज सॉफ्ट साइंस, बिकॉज देयर इज सॉफ्टी इट इज सॉफ्ट। तो अगला आया मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, तो प्रोफेशन तो हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशन बेस्ड नॉलेज होती है, जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है ना। तो ऑक्यूपेशन बेस्ड है तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो मैनेजमेंट में भी है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी तक नहीं है, पर लाने की कोशिश करी जा रही है, प्रोफेशंस में तो है, हर कोई सीए नहीं बन सकता, जो सीए परीक्षा देगा वही बनेगा, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, जो नीट की परीक्षा देगा वही बनेगा। तो अभी ऐसे एक नया हमारे भी हमने शुरू किया कि जो बिल्ली पास करेगा कैट, वही मैनेजमेंट का कोर्स करेगा। तो अभी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हुई नहीं।
तीसरा तो सबसे फनी है, प्रोफेशनल एसोसिएशन बना तो रखी है पर किसी काम की नहीं, क्योंकि नाम ही है उसका आईमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, आईमा। तो जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईसीएआई है, आईसीएसआई है, ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन है तो सही अस्तित्व में, पर अभी काम में नहीं आ पा रही है। और इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन का अपने उसूल होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। डॉक्टर नशे में इलाज नहीं करेगा, अकाउंटेंट टैक्स की चोरी नहीं करवाएगा, हालांकि करवाएगा मतलब ऐसे किताब में नहीं करवाएगा, है ना। तो पर ऐसे मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो होंगे, मैनेजमेंट का खुद का अलग से थोड़ी कोड ऑफ कंडक्ट बन जाएगा। और हर प्रोफेशन का तो सर्विस मोटिव होता है, टीचर का सर्विस मोटिव होता है बच्चों को पास करवाना, नहीं फीस लेना। सीए का सर्विस मोटिव होता है मेरे क्लाइंट का टैक्स कम करवाना, नहीं चोरी करवाना, है ना। वकील का सर्विस मोटिव होता है इंसाफ दिलवाना, पर जज के साथ सेटिंग करवा के। तो पर ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता, मैनेजमेंट में प्रॉफिट मोटिव है। इसलिए जहां जहां पे भी सामाजिक कार्य हो रहे थे वहां वहां हमने मैनेजमेंट लगा दिया। स्कूल, शिक्षा का मंदिर, मैनेजमेंट लगते ही हफ्ते की 7 दिन की 7 अलग ड्रेस हमसे ही खरीदनी पड़ेगी। वो डॉक्टर जिसका सर्विस मोटिव है, वो जैसे हॉस्पिटल में मैनेजमेंट आ गया तो पहले एडमिशन फॉर्म भरो तभी बेड मिलेगा। तो मैनेजमेंट जहां है वहां सर्विस मोटिव हो ही नहीं सकता, वहां प्रॉफिट मोटिव होता है। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट तो प्रोफेशन का क्राइटेरिया मीट ही नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसको प्रोफेशन बनाने पे तुले हुए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें पता है 3 तरीके के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल पे बात करें तो ये बिजनेस की सारी एक्टिविटीज के लिए और सोसाइटी पे इम्पैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि अभी आपको समझ में आया होगा इंडियाज गॉट लेटेंट में कि कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर टॉप लेवल पे है चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। इनके काम क्या है? इनका काम है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स जो हैं, जो अलग अलग हैं, उनको इकट्ठा करना। इसको 3 शब्दों में बोले तो इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, और इन सबको एक साथ चलवाना, यानी कि कोऑर्डिनेट करवाना। फिर बिजनेस का वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉप लेवल। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉप लेवल। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कौन करेगा? टॉप लेवल। फॉर्मुलेट कौन करेगा गोल्स एंड स्ट्रेटेजी? टॉप लेवल। इसके अलावा 2-3 पॉइंट अपन और जोड़ सकते हैं। लाइजनिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर वाले लोगों से बातचीत कौन करेगा? टॉप लेवल। फंडिंग एंड फाइनेंस कौन अरेंज करेगा? टॉप लेवल। फिर आया हमारा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल लोअर और टॉप के बीच का लिंक होता है। इनको हम डिविजनल हेड बुलाते हैं या मैनेजर्स बुलाते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर। इनका काम यह है कि जो टॉप लेवल ने प्लान्स एंड पॉलिसी बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करना, उन प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज को कंट्रोल करना, और आगे जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स नीचे बैठे हुए हैं उनको पहुंचाना। ठीक है, तो काम क्या है? पॉलिसीज इंटरप्रिटेट करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे और बाकी डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करेंगे। फिर आखिरी आया हमारा सुपरवाइजरी ऑपरेशनल, जिनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बुलाते हैं। ये एक सवाल अपने आप में 1 नंबर में बनता है बहुत सी बार, हु आर द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो हमें याद होना चाहिए सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल के जो हैं, इनका काम है लेबर से काम करवाना, वर्क फोर्स को देखना, वर्क फोर्स के एफर्ट्स को ओवरसी करना। इसलिए हमने डायरेक्टिंग में पढ़ा है सुपरविजन। फिर इंस्ट्रक्शंस पास करना वर्कर्स को कि भैया काम करो। फिर आउटपुट की क्वालिटी चेक रखना कि सही से मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, वेस्टेज तो नहीं हो रहा, वेस्टेज हो रहा है तो मिनिमाइज करने की कोशिश करो, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इन सब के चेक कौन रखेगा? लोअर लेवल। इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आता है वो आता है, और कोऑर्डिनेशन को हम मैनेजमेंट की खुशबू भी कहते हैं। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट होगा तो उस जगह पर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैनेजर एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, और ये एक्टिविटीज किसकी है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेशन। यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फोर्स है जो सारे फंक्शंस को एक साथ चलाने की कोशिश करता है। अगर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो प्लान्स के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं आ पाएंगे,
अगर ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपने जो ड्यूटीज असाइन करके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाई उसके लिए आप राइट पर्सन राइट जॉब के लिए नहीं ढूंढ पाओगे। अगर स्टाफिंग और डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो राइट पर्सन राइट जॉब पे सही काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इन सबको बाइंड करता है। फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सारे एफर्ट्स को एक साथ करता है। दूसरा एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, जब भी एक्शन होगा तो एक साथ होगा, इस चीज की यूनिटी की एंश्योरिटी कोऑर्डिनेशन से आती है। कोऑर्डिनेशन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्योंकि इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है तो मैनेजमेंट की एसेंस भी ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूअस ही होगी। परवेसिव फंक्शन है, चाहे लेवल्स पे आ जाए, चाहे फंक्शंस पे आ जाए, चाहे बिजनेस पे आ जाए, हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये कैसा फंक्शन है? ये डेलिब्रेट फंक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है? तो कोऑर्डिनेशन से आपकी ग्रोथ इन साइज होगी, कोऑर्डिनेशन से फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा और कोऑर्डिनेशन से ही स्पेशलाइजेशन होगा। विद डेलिब्रेट फंक्शन अपनी इच्छा से होता है। अब आपको कोऑर्डिनेट नहीं करना तो आपने कभी विद्वान से कोऑर्डिनेट किया ही नहीं, बातचीत करी नहीं कि भाई तेरा रजिस्टर है कि भाड़ में जा तू। लेकिन अगर जबरदस्ती टीचर बोलेगी नहीं आप कॉपी लिए तो फिर आप क्या कर रहे हैं? वहां कोऑपरेट कर रहे हैं कि मानना पड़ेगा। पुलिस वाले जो लिखते हैं बैरियर पे वो क्या लिखते हैं? प्लीज कोऑपरेट। कोऑर्डिनेट नहीं कहते वो, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो डेलिब्रेट फंक्शन है, मेरी नहीं इच्छा मैं नहीं रुक रहा। अबे कैसे नहीं रुक रहा? कोऑपरेट कर, रुकना पड़ेगा। स्कूल में इसलिए टीचर्स क्या कहते हैं? प्लीज कोऑपरेट। हमारे अंदर से आती है वी डू नॉट कोऑर्डिनेट। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन से स्पेशलाइजेशन भी अचीव होता है। अब आ गए हम हमारे सेकंड चैप्टर पे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें पता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है यानी जो मैनेजरियल प्रिंसिपल होते हैं वो ब्रॉड और जर्नल गाइडलाइन होते हैं जिनसे हम ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग लेते हैं और बिहेवियर पे इम्पैक्ट लेते हैं। तो टेक्निक और प्रिंसिपल में क्या अंतर है? टेक्निक एक तरीके का प्रोसीजर है जिसमें स्टेप्स होती है, प्रिंसिपल एक तरीके की गाइडलाइन होती है जिससे डिसीजन लिया जाता है उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हुए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो देयर आर 7 नेचर्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जहां जहां भी मैनेजमेंट होगा वहां वहां ये अप्लाई होंगे। दूसरा, ये जर्नल गाइडलाइन है, रेडीमेड सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनाए गए, ऐसा नहीं है कि रातों रात कहीं से हमने प्रिंसिपल्स लिख दिए। फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मेनली बिहेवियर इंसानों पे है, सारे के सारे प्रिंसिपल जो हैं वो किस पे चल रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर पे चल रहे हैं। और लास्ट कंटिंजेंट है, सिचुएशन की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के हिसाब से प्रिंसिपल का इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, क्यों जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि मैनेजर को यूजफुल इनसाइट देता है जो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। मैनेजर जो चीजें सोचता है कि मैं ऐसा इंप्लीमेंट करूं, वो चीजें किसके बेसिस पर इंप्लीमेंट कर पाता है? इन प्रिंसिपल्स को यूज करके इंप्लीमेंट कर पाता है। इन प्रिंसिपल्स को यूज करने से हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और हमारा ऑफिस वर्क जो है वो इफेक्टिव होता है जिसको हम बुलाते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी डिसीजंस है वो तुक्केबाजी में नहीं लिए गए हैं, पूरा एनालाइज किया है, इवॉल्व किया है, उसी को कहते हैं हम साइंटिफिक डिसीजन। और साथ ही साथ डायनेमिक है, लेकिन हम डायनेमिक नहीं लिख सकते, तो डायनेमिक की जगह हमने लिखा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। जैसा जैसा बाजार में चेंज हो रहा है वैसा वैसा हम प्रिंसिपल्स के थ्रू अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की सेवा भी हम इसी से शुरू करते हैं। हमारे उन सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम प्रिंसिपल से फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो आपको ये कहता है कि आपके एम्प्लॉय को आपको फेयर रेम्यूनरेशन, इक्वल पे इक्वल वर्क के हिसाब से देना चाहिए, ना उसके लिए कम पड़े ना आपके लिए ज्यादा पड़े। और लास्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। कोई भी मैनेजमेंट खुद को कभी भी फुलफिल एक्सपर्ट नहीं बोल सकता कि भैया हम तो बढ़िया हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैनेजमेंट में कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करने की जरूरत है,
कंटिन्यूसली एडुकेट होने की जरूरत है और कंटिन्यूसली रिसर्च होने की जरूरत है, इसलिए ये प्रिंसिपल्स इवॉल्व होते होते यहाँ तक आए। अब सबसे पहले बात आती है टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो वही है जो मम्मी ने बताई थी कि बाईजी से काम करवाना है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमें बाईजी से क्या काम करवाना है, और फिर हमें ये भी देखना है कि बाईजी उस काम को सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, और यही हमारी डेफिनेशन है। नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन देयर बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें गूगल से तो बहुत वाहियात डेफिनेशन बनती है। अपने आदमी को बताना कि करना क्या है, और फिर ये देखना कि वो आदमी उस काम को सस्ते और बेस्ट तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल्स की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में 4 प्रिंसिपल्स आते हैं, जिनको हमने याद रखा था हरिदास कॉन्वेंट स्कूल के नाम से। हरि से बना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना, हरिदास। कॉन्वेंट से बना कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना। ये दास से बना डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, और लास्ट बना स्कूल से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो याद रखना है, तो क्या याद रखना है? हरि दास कॉन्वेंट स्कूल। जिनको ये 4 शब्द याद हैं उनको साइंटिफिक प्रिंसिपल याद है। ये बन गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये बन गया डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल, ये बन गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और ये बन गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है? वो एक तरीका ढूंढना जिसमें हम मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, और वो एक तरीका ढूंढना नहीं है एक्चुअल में, वो एक तरीका डेवलप करना है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी जगह पढ़कर देखा, छत पर पढ़कर देखा, सीढ़ी के कोने पर पढ़कर देखा, है ना, बाथरूम के गेट के बाहर पढ़कर देखा, लेकिन जो सुकून मम्मी के साथ बगल में बैठकर पढ़ने में आया, क्योंकि वहां हम कोई ध्यान इधर उधर नहीं कर सकते। हम जैसे इधर उधर ध्यान करते हैं, मम्मी की फ्लाइंग चप्पल हमें रिसीव होती है, तो बेस्ट मेथड यही है कि उनके साथ ही बैठ के पढ़ो ताकि ध्यान इधर उधर ना हो। तो ये सारी चीज हमने कैसे करी? बहुत स्टडी और बहुत एनालाइज किया हमने। छत पे बैठते तो कबूतर देखने लग जाते हैं, सीढ़ियों पे बैठते तो रेलिंग गिनने लग जाते हैं, और बाथरूम के बाहर तो पूछे मत, वाह वाह। तो वहां से हमने ये बेस्ट तरीका ढूंढा, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज करना कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, एक प्रॉपर एनालाइज करना, और वहां से उस एनालिसिस से फिर हम एक नतीजे पर पहुंचे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब यह है कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी बोले तो शांति, बोले कि नो भेदभाव, बोले नो पार्शलिटी, बोले कि तुम भी सुखी हम भी सुखी, नो वन दुखी, यानी कि एक मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए। मैनेजमेंट ये सोचे यार मेरा वर्कर कितना अच्छा काम करता है यार, इसकी तनख्वाह और बढ़ाओ, और वर्कर ये सोचे अरे नहीं नहीं बाबूजी मैं तो कहीं काम कर रहा, आप मत बढ़ाओ। हालांकि वर्कर ऐसा बोलता नहीं है और ना मैनेजमेंट ऐसा बोलता, बस इसी चीज को कि लड़ाई झगड़े ना हो और दोनों आराम से काम करें। तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कहीं ना कहीं इसी चीज का एक एक्सटेंशन है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही आप एक्सटेंशन कह सकते हो कि हमें कंपटीशन शब्द को रिप्लेस करना चाहिए कॉपरेशन के साथ। मैं अकेला आगे बढ़ूं, इससे बढ़िया ये कि हम साथ आगे बढ़े। पर जैसे बोर्ड एग्जाम आते हैं वैसे ही हम में कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है वो गायब हो जाता है ना। फिर हम ये नहीं चाहते कि अगला पास हो, फिर हम चाहते हैं मैं ही पास हूं, तू फेल हो, मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। ऐसे नहीं करना है, गंगा बहानी है। 24 बच्चे जो क्लास में बैठेंगे वो सब एक ही साथ काम करेंगे, है ना, सब एक दूसरे को आंसर्स बताएंगे, सब एक साथ पास होंगे, किसी को फेल नहीं होने देंगे। ये जो बच्चों में भावना है, अब आप सोचो बच्चे तो पहले से पढ़ के आ रखे हैं एफडब्ल्यू टेलर को कि वी आर यूजिंग कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमारा तो जो टॉपर भी उसने भी 5 लोगों को फेल होने से बचाया, और जो हमारा फेल होने वाला लड़का उसने भी टॉपर को वो 2 नंबर का आंसर बताया जिससे हमारा टॉपर बना। अब हमें सर्ड बनना बाकी है। फोर्थ आते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर को केवल काम पे रखना काफी नहीं है, वर्कर को टाइमली ट्रेन करना जरूरी है विद द सिलेक्शन, और सिलेक्शन भी साइंटिफिकली होना चाहिए। यूं नहीं कि हाँ कल से काम पे आ जाना, है ना। अब विधि दीदी को बोला कि चाय बनानी आती कि नहीं, बना तो लूंगी, कि ठीक है कल से आ जाना। अब कल से इसने चाय बनाई, उसमें डाल दिया चाट मसाला और कह रही कि तीखी तीखी लग रही है। अरे तो अब है ही नहीं इसका हाथ, तो वहां क्यों लाया इसको?
और यहीं से फिर इनकी निकल के आई थोड़ी सी टेक्निक्स में जो सबसे पहली टेक्निक है वो है फंक्शनल फॉर्मैनशिप, जो कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का ही एक्सटेंशन है। हेनरी फियोल ने दिया था प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क की, काम को बांटो जॉब और टास्क के अंदर और फिर वो जॉब और टास्क अलोकेट करो। यही चीज एफडब्ल्यू टेलर ने फंक्शनल फॉर्मैनशिप में कही कि पूरे लेबर्स को अगर मैनेज करना है, वर्क फोर्स को मैनेज करना है, तो 8 सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी। 4 तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में लगेंगे, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगेंगे। प्लानिंग वाले 4 नाम है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन देगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो समय बताएगा और कॉस्ट बताएगा कि कितने में काम करना है। फिर तीसरा बनेगा, नहीं बॉस तो उधर है सर, अभी तो प्लानिंग बोल रहे हैं, रूट क्लर्क जो रास्ता बताएगा कि ये काम कैसे होगा। और लास्ट होगा डिसिप्लिनरी जो चेक करेगा काम सिस्टम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर आएगा हमारा प्रोडक्शन के अंदर 4 बैठेंगे। पहला गैंग बॉस जो सारी चीजें तैयार रखेगा अपनी वर्कफोर्स के लिए। दूसरा रिपेयर बॉस जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस मेंटेन करेगा। तीसरा स्पीड बॉस जो टाइमली काम को मेंटेन रखेगा। इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है वो हिंदी मीडियम इरफान खान की मूवी, जिसमें वो बिस्किट की फैक्ट्री में जाता है कि 4 ऐसे पकड़नी, 4 ऐसे पकड़ने और ऐसे डब्बे से इधर रखने, बीच में सुसु करना अलाउड नहीं। तो उसका सुपरवाइजर आता है कि अब सुसु गया तो मैं तेरी 1 दिन की तनख्वाह काट लूंगा। तो इरफान खान कहता है कि अब तू काट ही ले, मैं तो जा रहा हूं। तो वही चीज है, टाइमली काम हो, ये स्पीड बॉस देखता है। और आखिरी होता है इंस्पेक्टर जो ये चेक करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एज पर द स्टैंडर्ड है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं फंक्शनल फॉर्मैनशिप में एफडब्ल्यू टेलर ने हेनरी फियोल का एक फीचर यूज किया, वो है डिवीजन ऑफ वर्क, लेकिन दूसरे प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जो है यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड तो कहता है 1 बॉस ओनली, और एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं कि 1 से काम नहीं चलेगा, 8 लोग लगेंगे तब जाके वर्कफोर्स मैनेज होगी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बस इतनी सी बात कहता है कि आप हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट करो, एक बेंचमार्क सेट करो। उस बेंचमार्क सेट करने की प्रोसेस को ही हम क्या बुलाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बुलाते हैं। चाहे वो स्टैंडर्ड किसका हो, प्रोसेस का हो, चाहे वो स्टैंडर्ड किसका हो, रॉ मटेरियल का हो, चाहे टाइम का हो, प्रोडक्ट का हो, मशीनरी मेथड का हो, या फिर वर्किंग कंडीशंस का हो। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है जो सुपरफ्लूरस वैरायटीज या साइज या डायमेंशंस जो है उनको एलिमिनेट करते चले, काम को बिल्कुल सिंपल रखना। आपने देखी होगी हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की, पापा कहते थे हमेशा कीप इट सिंपल, ये लॉक चार्ली के सिवा कोई नहीं खोल सकता, तो पासवर्ड इज द चार्ली, कीप इट सिंपल। तो सिंप्लीफाइड रहना चाहिए, काम में ज्यादा इधर उधर का दिमाग ना लगाएं। फिर आया मोशन स्टडी। मोशन का मतलब लूज मोशन से बिल्कुल नहीं है, मोशन का मतलब है काम वाले मोशन से, लॉ फिजिक्स वाले मोशन से। और मोशन में ये कह रहे हैं कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें, जो कि सिटिंग लिफ्टिंग पुटिंग में होता है, जैसे आप लोग करते हैं। पहले टेबल जमाएंगे, उधर रजिस्टर रखेंगे, इधर किताब रखेंगे, बीच में घड़ी रखेंगे, फिर कॉफी कहाँ है, कॉफी लेके आओ, फिर कॉफी बना के जाएंगे, फिर कुर्सी भी 4 बार सही करेंगे, गद्दी लगाएंगे, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा मूवी देखने चल रहा, बोले चल। तो ये जो फोकट के मूवमेंट हुए, इसके लिए हमने एग्जांपल और भी लिया था। ऑटो वाला इंसान, वो गाड़ी रोकता नहीं है, इंजन गर्म हो जाता है तो साइड हो जाता है, फिर उस साइड हो जाता है, पर गाड़ी रोकता नहीं। यूं नहीं कि गाड़ी रोक के इंजन ठंडा हो तो आगे चलो। फिर कुछ स्टडीज हमने पढ़ी थी जिनको हमने वर्क स्टडी के नाम से पढ़ा था, यहाँ पे डिटेल डिस्कशन में नहीं है ना। हमने वर्क स्टडी में एक स्टडी पढ़ ली है, वो है मोशन स्टडी। इसके बाद एक स्टडी है, वो है टाइम स्टडी। और टाइम स्टडी में हम ये पता लगाते हैं कि एक लेबर एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लेगी, और ये भी हम साइंटिफिक एनालाइज करेंगे, हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे, स्टॉप वॉच को यूज करेंगे और एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स कितना टाइम इसको ले रहे। इसके बाद आया फटीग स्टडी। फटीग शब्द से ही पता चल रहा है कि थकान को बता रहा है ना, जो कि विधि को सबसे ज्यादा हो रही है कि एग्जाम आ रहे हैं, बहुत पढ़ना। तो फटीग स्टडी ये कहता है कि काम करते करते इंसान थक जाता है, मेहनत करते करते इंसान का स्टेमिना कम हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा इंटरवल दे दो, रेस्ट दे दो, जिससे वो वापस रीगेन कर पाए। इसलिए आपको शुरुआत में प्रेयर करा दी जाती है, फिर 4 पीरियड पढ़ाया जाता है, फिर पता है कि 4 पीरियड में इनका दिमाग जो है वो कचरा हो गया, तो अब इनको खाना खान दो, सारा कचरा बाहर निकालने दो, फिर 4 पीरियड और पढ़ाएंगे।
तो उससे आ गया रेस्ट। अब वो जो ब्रेक है वो ब्रेक भी साइंटिफिक एनालिसिस से होना चाहिए। इतना ज्यादा ब्रेक भी नहीं कि इंसान सोता ही रह जाए, और इतना कम ब्रेक भी नहीं कि इंसान अपना स्टेमिना रीगेन नहीं कर पाए। तो हमें यह पता लगाना है कि वो रेस्ट इंटरवल का अमाउंट क्या रहेगा और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कितनी बार हमें रेस्ट इंटरवल देना है और कितने अमाउंट का देना है। फिर लास्ट है डिफरेंशियल पीस विच सिस्टम, जो वर्कर्स को दो पार्ट पे डिफरेंशिएट करता है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। और हम उनको पेमेंट भी जो करेंगे वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, यानी कि डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट होगा। जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसे कम पैसा। इसके बाद आ गए हमारे फियोल भाई साहब के 14 प्रिंसिपल, और इन फियोल भाई साहब के 14 प्रिंसिपल्स को याद रखने का एक ही तरीका है, और फियोल भाई साहब के 40 प्रिंसिपल्स को याद रखने का तरीका है दादू इज सो करसी। दादू हमारे श्रापित हैं, दादू इज सो करसी, है ना। पर ये वहां मत लिखिए ना विधि दीदी, एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल एज पर आशीष सर, दादू इज सो करसी, ये लेते में 1 मार्क में पूछा था। तो ये बन गए हमारे दादू, ये रहे हमारे दादू। कौन है हमारे दादू? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या निकल के आएगा? स्पेशलाइजेशन निकल के आएगा, और वर्क बहुत एफिशिएंटली हो पाएगा। हम वर्क को किस में डिवाइड करेंगे? हम वर्क को डिवाइड करते चलेंगे और उसको बुलाएंगे जॉब या फिर टास्क। और ये जॉब और टास्क जो है ये वर्कर को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दिया जाएगा, और जब वो वर्कर उस पर्टिकुलर काम को बार बार रिपीटेटिव नेचर में करेगा तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑथोरिटी का मतलब क्या है? पावर टू टेक ऑर्डर्स या पावर टू गिव ऑर्डर्स या टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के साथ चिपक के आती है, इट इज अ कॉलोनरी ऑफ अथॉरिटी, है ना। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि इन दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो या तो अथॉरिटी का मिसयूज होगा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि काम पूरा नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन, जिसकी हम में बहुत कमी है। ओबीडियंस, है ना, रूल्स और एग्रीमेंट के, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के प्रति, जैसे स्कूल में कहते हैं कि है ना कॉरिडोर में मत भागो, बी ए डिसिप्लिन। तो फिर हम इतना तेज भागते हैं कि जैसे प्रिंसिपल सामने आती है धड़ाक से नीचे गिर जाती है। यूनिटी ऑफ कमांड, 1 and 1 बॉस ओनली, है ना, एक ही बॉस हर इंडिविजुअल पे, ताकि डुअल सबऑर्डिनेशन जो है वो अवॉइड हो पाए और लड़ाई झगड़े जो है वो ना हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है 1 head 1 plan, एक हेड को एक ही प्लान दो ताकि वो अपनी पूरी टीम को एक ही डायरेक्शन में लेके जा पाए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जर्नल इंटरेस्ट, हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देनी है। हमारे इंडिविजुअल एम्प्लॉय के जो इंटरेस्ट है उनको हमें प्रायोरिटी नहीं देनी। हमें हमारे खुद के लिए काम नहीं करना, है ना। हाँ, जैसे वो पिक्चर देखी होगी ना सलमान खान की, वीर, है ना, कौन बड़ा कि दद्दा बड़ा, कि दद्दा से बड़ा कौन, कि दद्दा से बड़ा देश। अभी तुम किसके लिए काम करना चाहते हो? हम तो खुद के लिए काम करना चाहते हैं। तुम्हारे बात किसी की, घर वालों के लिए करना है, देश के लिए आएगी, उसके लिए कौन करेगा? पड़ोसी कर रहा है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, फेयर होना चाहिए। फेयर इतना कि दोनों को सही लगे। एम्प्लॉयर को इतना पेमेंट मिलना चाहिए कि वो अपनी स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बिता पाए, और ऑर्गेनाइजेशन को उसको पे ऑफ करने में कोई भी बर्डन ना हो। बेसिक नीड्स जो है एम्प्लॉय की वो फुलफिल होनी चाहिए, है ना। बस जैसे जैसे इंसान ऊपर जाता जाता है वैसे वैसे उसकी बेसिक नीड्स भी जो है वो बढ़ती जाती हैं, है ना। अब विधि सीईओ है कंपनी की, एसी के बिना तो बात ही नहीं करती। अब इसको कह रहे हैं कूलर दे देंगे तो मान ही नहीं रही, एसी दूंगी 1.5 टन का। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए। अगर आप डिसेंट्रलाइज चला रहे हो तो विद मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन, है ना। या तो आप ये तय कर लो कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सारी पावर किसके पास रहेगी? टॉप लेवल के पास रहेगी, सेंट्रलाइज चलाएंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती जा रही है तो सबऑर्डिनेट्स को हमें बैलेंसिंग करते हुए देना पड़ेगा। स्केलर चेन तो हमें याद है सर, वो ऐसा एक ट्राइंगल बनाते हैं अपन, और इस ट्राइंगल में अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, उसको यहाँ बात करनी है तो उसको एक पूरी फॉर्मल कम्युनिकेशन चेन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस वजह से हेनरी फ्यूल को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, और फिर उन्होंने एक नया रास्ता निकाला जिसको बुलाया उन्होंने
गैंग प्लान की जो सेम अथॉरिटी पे है वो लोग आपस में बात कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसको उन्होंने नाम दिया गैंग प्लान। तो वहां से आ गया स्केलर चेन, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक में जमाते हैं, उसी को बुलाते हैं स्केलर चेन, और एक शॉर्टर रूट निकाला ताकि कम्युनिकेशन डिले ना हो, उसको बुलाते हैं गैंग प्लान। ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब है दो चीजें, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड अ प्लेस फॉर एवरीवन। हर चीज ऑर्डर से सेट होनी चाहिए। ऑफिस है तो ऑफिस में फिक्स है, ये एरिया लेबर का है, ये एरिया ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों का है ना। स्कूल में आपने देखा होगा, ऐसा थोड़ी है जहाँ आपकी क्लास चलती है वहीं प्रिंसिपल बैठा हुआ है बाहर ही, यहाँ बताओ किसको क्या काम है, नहीं, उसके लिए एक अलग से चेम्बर बना रखा है ना। लेकिन ऐसे अलग अलग चेम्बर टीचरों के लिए नहीं बना रखे, टीचरों के लिए एक ही कमरा बना रखा है, स्टाफ रूम, है ना। इसलिए हम पूछते हैं कि मैम वो स्टाफ, मैम कहाँ है, कि वो आप बेटा फर्स्ट फ्लोर पे स्टाफ रूम में चल जाओ, उन्हें ढूंढते रहो पूरे स्कूल में कि मैडम कहाँ है। इसके बाद आया इक्विटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, ना जात से ना पात से, है ना। वो कांग्रेस का नारा था ना यार, ना जात पे ना पात पे, बटन दबेगा हाथ पे। हाँ, तो इक्वल होना चाहिए, है ना। जेंडर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, कलर के नाम पे, नेशनलिटी के नाम पे, है ना। जैसे आप कहीं गए कनाडा वेनेडा, और वहाँ पे आप बोल रहे हो कनाडा कनाडा, तो आपको अलग रखा जा रहा है, आपसे लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर आप सीख के आए कैनेडा, फिर लोग आपसे बात करते, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम होना चाहिए। ऐसे एम्प्लॉय सेलेक्ट करो जो मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर तक तो अपनी पोजीशन में रहे। इसलिए हम वो क्या साइन करवाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की, भैया 3 साल तक तो हमारे यही काम करना पड़ेगा, लोग बार बार आएंगे जाएंगे तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयर टर्नओवर भी बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इनिशिएटिव, वर्कर्स को एंकरेज करना चाहिए। जैसे हम नुक्ती दाल पूड़ी जब पंगत लगाते हैं तो छोटे बच्चों को एंकरेज कर देते हैं कि नहीं बेटा आप दाल तो नहीं, आप मिठाई परोस के आ जाओ, जाओ, है ना, जाओ। आप पूड़ी भी नहीं देते अपन, गर्म होती है। अब संजना के सर पे दाल डाल दी, आज अपने वो क्लास के समय पर डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसा नहीं हो। तो इसलिए अपन ने उसको एंकरेज तो किया, लेकिन मिठाई देके एंकरेज किया। नमक का दूना, जाओ थोड़ा थोड़ा नमक डालिए सब, है ना, वो यूं करेगी नमक लिया, तो हो गया। तो इनिशिएटिव से वर्कर एंकरेज होंगे और आगे आप फ्यूचर मैनेजर्स भी डेवलप कर पाएंगे। स्पिरिट ऑफ, आखिर में मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सारे लॉयल्टी, टीम स्पिरिट, डेडिकेशन के साथ काम करूंगा। तो टीम स्पिरिट को प्रमोट करना और हार्मनी को प्रमोट करना, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी होता है समाप्त। अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि 5:46 हो चुके हैं तो हम तीसरे चैप्टर तक ही पूरा कर पाएंगे। उसके बाद फंक्शंस हमारे कल शुरू हो जाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस जो कि कंट्रोल से बाहर हैं लेकिन हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रिश्तेदार कौन से एनवायरनमेंट का हिस्सा है? बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हम उनके बोलने पे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर उनका बोलना हमारी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट करता है। विधि का तो बस नहीं चले, चार सेलो टेप लेके चलती है, तो जैसे बुआ बोली मैंने चिपकाई, चुप, बहुत हो गया। कल से सुनती भी आ रही हूँ, पढ़नी पर बहुत पढ़ती हूँ मैं। हाँ यार, तो फीचर्स क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट एग्रीगेटिव नेचर का है, यहाँ पर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस टोटल आ जाते हैं। फिर इनमें भी हम बांटते हैं तो 2 फोर्सेस बनते हैं, स्पेसिफिक और जर्नल, जो पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हो, जैसे इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, तो ये सब किसकी फोर्स में? स्पेसिफिक फोर्स में। और जब हम ओवरऑल सारे बिजनेसेस के इम्पैक्ट पे आ जाए, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, तो वो बन गए हमारे जर्नल फोर्स। और ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं या फैक्टर्स हैं, ये सब इंटर रिलेटेड हैं, इतने इंटर रिलेटेड हैं कि इन नेचर क्लोजली एग्रीगेटिव हैं। अगर जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी जो है उससे इकोनॉमिक चेंजेस भी आए, लेकिन उसके लिए पहले कानून लाया गया तो लीगल चेंजेस भी आए। अब उसकी वजह से नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं अकाउंटिंग के, तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज आया। डायनेमिक है, बदलता रहता है, रुकता ही नहीं है ना। पहले पेंसिल बॉटम जीन्सेस चल रही थी, पता नहीं कहाँ से बेल बॉटम शुरू हो गया, मैंने सारी फेंक दी थी पहले, नहीं तो मैं फेंकता ही नहीं। तो चेंजिंग हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है ना। पहले जो चश्मे चलते थे वो वापस शुरू हो चुके हैं आना ट्रेंड में,
है ना। डेनिम जैकेट सदाबहार रहती है, जब भी सर्दी आती है पुरानी से पुरानी डेनिम जैकेट निकल के आती है ना। बीच में ये हुड शुरू हो गए थे तो हर इंसान हुड पहन के ही आता था, है ना। फिर लेदर जैकेट्स आ गई थी। तो विद द चेंज अनसर्टेनिटी, आप कुछ कह नहीं सकते कल क्या हो, है ना। हमें इतना तो पता है कल एग्जाम तो होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता, है ना। है कुछ ऐसे बच्चे जो अभी भी हवन करवा रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई महामारी लिया हो भगवान, है ना, माँ के ताई पास करा दो बस। बच्चों को क्या 2020 के बाद ये भी एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि कोई एक नई बीमारी आ जाए तो हमारी जो बीमारी है वो चुप हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स है, आसानी से समझ में नहीं आ पाएगा, है ना। इतना सारा टोटल ज्ञान एकदम से आप नहीं समझ पाओगे कि दोनों साइड के जो नेता हैं वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जो जनता है उसी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब तक हम ये समझते हैं हमारी उम्र ही निकल जाती है, इतना कॉम्प्लेक्स है। तो समझना आसान है लेकिन टुकड़ों में, लेकिन जब हम एक साथ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके बाद है रिलेटिव, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन अलग अलग तरीके से रिलेट करता है ना। जिसमें सबसे नीचे जो आता है वो आता है हमसे कोई रिलेट ही नहीं कर पाता। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, अमेरिका इज फॉर बिगिनर्स। कम से कम वहां बच्चे को एक कोट था, मैंने पढ़ा था एक जगह कि अगर ऐसी परंपरा शुरू हो जाए कि 6 महीने के बच्चे को स्कूल भेजा जाए वॉक करने के लिए, उसको स्कूल क्या सिखाता है, हाउ टू वॉक, तो आने वाले 10 साल में इंसान ये भी मान लेंगे कि बिना स्कूल के इंसान चलना नहीं सीख सकता, है ना। बहुत ऊपर से निकलने वाली बात है कि यार क्या बता दी सर आपने, मैं खोलती हूँ ऐसा स्कूल, हाउ टू वॉक। वहां केवल बच्चों को चलना सिखाया जाता है ना। आपका बच्चा ऐसे पैर लेके चलता है, आपका बच्चा ऐसे, कोई नहीं सिखाता ना, सब अपने आप ही सीख जाते हैं। लेकिन बस यही है, संजना गिरी नहीं पापा ने सिखाया था। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, तो व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। तो भैया अपॉर्चुनिटीज यहीं से पता चलती है। हम बिजनेस एनवायरनमेंट को खंगालते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे बगल में जो कॉमर्स की कोचिंग थी वो बंद हो गई है, तो अब अपने पास अपॉर्चुनिटी, अपन इस रोड पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से पता चलता है। दूसरा, खतरे भी पता चलते हैं और उनसे हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। जैसे विधि दीदी को जनवरी में ही अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल चुका था कि ठाकुर तो गयो, बोर्ड आ रहा है तो अब पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। तो थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल पहले मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर यूजफुल रिसोर्सेज में टैप इन कर सकते हो। टैप इन का मतलब आना, बाजार में आना, है ना, रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना आउटपुट के अंदर। और साथ ही साथ रैपिड चेंजेस के साथ आप बदलाव के साथ ढल सकते हो, ठीक है। प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आपको मदद कर देगा, अपडेटेड आने वाले समय के हिसाब से, अभी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चल रहा है उसके हिसाब से क्या प्लानिंग, क्या पॉलिसी रहनी चाहिए। जैसे एक समय तक कोई भी कोचिंग 90% स्कॉलरशिप या 100% स्कॉलरशिप नहीं देती थी, फिर एकदम से 2008-10 के बाद एक क्रेज आया कि 100% स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट। फिर वहां से एंट्रेंस एग्जाम लेने शुरू हुए, है ना। कोटा में उस समय एक लौती ऐसी कोचिंग थी बंसल, हाँ, तो ऐसा कहते थे कि एलन में गधे दौड़ते हैं, बंसल में घोड़े दौड़ते हैं। हाँ, क्योंकि बंसल एडमिशन ही उसका लेता था कि जो टेस्ट में 80 या 90% स्कोर के ऊपर होता। एलन कहता था सब आ जाओ यार, क्या 3 बार हो गया, 4थी बार आ जाए यार, कोई दिक्कत। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ चलते चलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी ही होगी। और इसी के साथ चैप्टर एंड करने की तरफ हम आ चुके हैं। लास्ट 10 मिनट से डिस्कस करने हैं हमें डायमेंशंस, इनको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, एलिमेंट्स, और तीसरा नाम क्या दे सकते हैं, टाइप्स। सबसे पहला इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक के अंदर जितना भी आपने अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो सब लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, इनकम ऑफ पीपल, नेशनल इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, रेट ऑफ ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, कांस्टेंट प्राइजेस, करंट प्राइजेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सब लिया हो। ये सब किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट। सोशल एनवायरनमेंट की जब भी बात आए तो हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, है ना। कस्टम और ट्रेडिशन में भी अंतर होता है बेटा। जो एक लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो कस्टम बन जाता है,
जैसे 1948 से पहले दशहरा नहीं मनाया जाता था, रावण नहीं लगा के ऐसे दशहरा नहीं मनाते थे अपन। हाँ, जैसे 1900s के समय पर गणेश चतुर्थी वाला जो कार्यक्रम है कि ये ऐसे गणेश जी के आइडल्स आएंगे, ये सब तब शुरू हुआ है ना। ब्रिटिशर से दब के जो लोग रह रहे थे उनको रोडों तक लाने के लिए हमने फेस्टिवल्स को बाहर लाना शुरू किया, तब जाके फिर ये गणेश चतुर्थी इतना एक महान पर्व बन गया कि हाँ अब हर जगह सेलिब्रेट होता है, नहीं तो पहले केवल पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के अंदर फॉलो होता है ना। तो वही चीज है, फिर अब वो चीजें अब क्या बन गई, कस्टम बन गई। अब तो रावण जलेगा ही जलेगा, भले एयर क्वालिटी इंडेक्स 300% नेगेटिव चल जाए, पर रावण तो जलेगा, है ना। अब जैसे हैप्पी न्यू ईयर है, हाँ, रावण के समय 300 चल जाए कोई दिक्कत नहीं, हैप्पी न्यू ईयर पे 600% चल जाए, हम तो फोड़ेंगे फोड़ेंगे। अब दिवाली पे पटाखे फोड़ने का क्रेज थोड़ी था, बनाया आया, है ना। जैसे राखी ट्रेडिशन कब से शुरू हुआ, वो आपने पढ़ा होगा, वो उसने राखी भिजवाई थी कि आप मेरे भैया हो, युद्ध हुआ था, फिर वो जब तक आया जब तक तो युद्ध ही हो गया था, है ना। ऐसे में कहानी में अंदर डीप डग नहीं कर रहा, लेकिन वैल्यूज, है ना। इंडियंस की वैल्यू क्या है, जुगाड़। हम अमेरिका भी जाते हैं तो क्या करते हैं, जुगाड़। उनके यहाँ नहीं चलता जुगाड़, वो ऐसे है कि वो देयर इज टू मच लॉन्ग वे क्यू, बहुत लंबी लाइन है, कैसे टाइम लगेगा। अपन अरे कि मैं तो पानी पीने गया था, यहीं खड़ा हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ। टिकट की लाइन एकदम से वो एक महिला अलग से आती है, महिला काउंटर तो अलग होगा ना, अरे की दीदी। तो हमारे कुछ सोशल ट्रेंड हमारे हैं, हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग है ना। लड़की पढ़े तो सही, पर जॉब शहर में ही करे, ज्यादा दूर नहीं जाए, एमकॉम करा देंगे। फैशन डिजाइनिंग में क्या रखा है, टेलर बने, अरे कि पापा यार। तो सोसाइटी की अपनी प्रोडक्ट इनोवेशंस भी ऐसे निकल गया है। अब आप खुद सोचो ना, इंडिया के अंदर आपने ये ब्लिंकिट और जेप्टो आया है। ब्लिंकिट और जेप्टो हमारे जमाने में घर के छोटे बच्चे होते थे कि जा भाग के जा, दौड़ के आ, लेके आ फटाफट नमकीन। वहां से क्या बना दिया, ब्लिंकिट। लाइफस्टाइल्स आज भी हमारे देश में आप कितना ही कर लो, है ना, लड़कियों के ऊपर ये बिल्कुल सही आती है कि आप कितनी डेनिम जींसेस पहन लो, शादी के बाद तो साड़ी पहन लो। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, बाकी हाँ लाइफस्टाइल्स, ऑक्यूपेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस। हमारे यहाँ पे आज भी खानदानी काम खानदानी है, भले मोची क्यों ना हो इंसान, कि हम तो पुश्ते नहीं करते हुए आ रहे भैया। इकलौता हमारा ऐसा देश है जहां पर एक पर्टिकुलर कास्ट है जिनका नाम लेना भी गाली हो जाता है, केवल वही रोड साफ करेंगे, हम नहीं करते। लेकिन वो भी बेचारे इस देश में आरक्षण मांग रहे हैं कि केवल हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। तो ये हमारे देश का कंज्यूमर प्रेफरेंस अलग है, हमारे देश का क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग है ना। हमें लाउंजेस में इतने मजे नहीं आते जितने खेत खलियानों में मजे आते हैं, है ना। तो वही एक्सपेक्टेंसी वर्कफोर्स की क्या है, वुमेन की प्रेजेंस क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये इकोनॉमिक के मुद्दे नहीं है, ये सोशल मुद्दे हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट, रेट समझ में आई तो रेट लगते ही इकोनॉमिक मत लगा देना, ये भी समझने की कोशिश करना। पॉपुलेशन शिफ्ट, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, कंजप्शन हैबिट्स, कंपोजिशंस ऑफ फैमिली। अब जैसे हमारे यहाँ कंपोजिशन ऑफ फैमिली क्या है, हम दो हमारे दो, तीसरा हो तो पाकिस्तान भेज दो। पाकिस्तान का ऐसा है, हम दो हमारे 16, 17 होगा वो भी 1 रुपए का। अमेरिका का अलग है, 1 का 10 चल रहा है रेशियो। वो कौन है आपका, रोनाल्डो, कितने बेटे उसके, 4-5 है। ये सब यहाँ पर है सोशल में, है ना। टेक्नोलॉजी तो जितना भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है ना। साइकिल में भी मोटर लगा के बैटरी वाली साइकिल बना दी, बताओ, है ना। पंखे में लाइट लगा दी, नया पंखा बन गया। एक ही प्रोडक्ट है जिसमें आज तक कोई इनोवेशन नहीं आ पाया, वो है नेल कटर। वो वैसा का वैसा ही है बेचारा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाया, वो वैसा ही है, जरा सा वो क्लिपर ही है। उसके अलावा तो सब में चेंज आ गया। रबर बैंड देख लो आप, कितने फंकी फंकी रबर बैंड आ गए, है ना। वो आपके एयर वाले जो हैं, उनमें देख लो आप, बहुत सारी व्यवस्थाएं आ चुकी हैं। डेविल वाले वो सीम लगा दी, उसमें लाइट जल जाती है, रात में पहन के सो जाए, डर जाए 4-5 लोग। डेविल इन द हाउस। जो इनोवेशन अपग्रेडेशन हो रहे हैं, जो नए मेथड्स, नई टेक्निक, जैसे पढ़ाई में कितना इनोवेशन आ चुका है ना। किसने सोचा था किसी जमाने में कि मोबाइल से पढ़ेंगे,
अभिषेक बच्चन का ऐड आता था, व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना, वो कीपैड के मोबाइल से पढ़ाना का एक विजन, उस जमाने में किसी ने ऐड बनाया था, लोग हंसते थे, कहीं हो रही हो, आज लाइव हो रहा है वो, तो लोग पढ़ रहे हैं, नथिंग न्यू। ये क्या हुक के वीडियो बना रहे हो, चुप के वीडियो बना रहे हो, चुप के कहाँ बना रहे हो यार भाई, सामने तो बैठ के बना रहे हो, नथिंग न्यू। पॉलिटिकल कंडीशंस जो है वो जनरल स्टेबिलिटी और पीस के लिए है। जनरल स्टेबिलिटी और पीस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स और लीगल, इन दोनों में अंतर समझना बेटा। बहुत सी बार क्या है, हम लीगल पॉलिटिकल में एक जैसे हो जाते हैं। लीगल का मतलब है देश में जो कानून पास हुए हैं, जो देश में रूल्स पास हुए हैं, जो रेगुलेशंस पास हुए हैं। ये कहाँ चुप के वीडियो बना रहे हो, कोटा में भाई, कोटा में कोचिंग में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ यार अपने रूम में, नथिंग न्यू। पॉलिटिकल में आती है पॉलिटिकल कंडीशन, जनरल स्टेबिलिटी। आज आपको कोई बोले कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बोलेंगे नहीं, कि क्यों, कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। आज कंपनी लगाई, क्या पता कल ही बम फूट जाए, है ना। अभी इंडिया में पैसा आया जा रहा, क्यों, मोदी जी 3 साल से लगे हुए हैं, मतलब 3 टर्म चल गए, 2014 से 2024 लग गया, है ना। आधे लोगों को ये टेंशन है कि ये चल रहा है। अभी जैसे अपन उधर बात कर लो अमेरिका में, तो जब भी बाइडन आता है तो स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है, जब भी ट्रम्प भैया आते हैं तो ट्रम्प भैया आते सबसे पहले बाहर वालों को कहते हैं कि भागो सालो, तो फिर वहां पे उस चीज पे इम्पैक्ट आता है। तो पॉलिटिशियन जो है वो बिजनेस और इकोनॉमिक इश्यूज पे, मतलब ये पॉलिटिक्स और बिजनेस एक ही नदी के 2 किनारे हैं जो पैरेलल चलेंगे। पॉलिटिक्स है किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। मोदी जी हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे कि अंबानी अडानी जी के लिए बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। हमारे लिए कौन सोचा, गरीब के लिए कौन सोचता, पागल हो रहे हो क्या। अभी डोमिनेंट आइडियोलॉजीज क्या हैं। आज अगर आप हिटलर को नाम सुनते क्या समझ में आया, नाम बोला मैंने हिटलर, डिक्टेटर है यार, अपनी मर्जी की करेगा, तो उसके देश में अपनी मर्जी की चलेगी, मतलब अपन कुछ नहीं कर सकते। वहीं से मोरालिटी भी आएगी, प्रोफाइल ऑफ लीडरशिप भी आएगी, है ना। एक समय था, आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग पूछते हैं यार कुछ भी हो पर पॉलिटिक्स लीडर ऐसा होना चाहिए। तो वही चीज सारी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पर्सनालिटीज से, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहाँ कहाँ है वहां से भी है ना। और नेचर ऑफ रिलेशनशिप फॉरेन कंट्रीज से कैसे, तो हमारे तो हर जगह बढ़िया चल रहे, पाकिस्तान को ही खरीद लूंगा, खरीद ले भाई। बच्चे भी हैं क्या क्लास में, बिल्कुल है भाई, ये मेरी एंगेजमेंट रेट बढ़ा रहा है यूट्यूब पे भाई। तो इसी के साथ हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है, और ये फर्स्ट यूनिट हमारा मोटा मोटा 16 मार्क्स कंसिस्ट करती है। कल हम इसके आगे और शुरू करेंगे।